नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। चलिए, यहाँ एक प्रश्न प्रारंभ हुआ था कल। आकाश सर्वगत होने से निरंश है, माने आकाश तो सभी जगह फैला है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां आकाश ना हो। तो उसके पृथक पृथक अंश मानना उचित नहीं है, क्योंकि हम अंश मानते हैं ना, कैसे जैसे हम प्रदेशों से काउंट कर रहे हैं। ये हमने दो भेद किए कि लोकाकाश अलोकाकाश, तो ऐसे कोई विभाजन तो है नहीं उसके बीच में। तो वो कहते हैं कि जब आकाश निरंश है, क्योंकि वो सर्वगत है, इसलिए उसके अलग अलग अंश मानना उचित नहीं है। क्योंकि हमने कहा था ना कि अनंत प्रदेश रूप है, तो आपने अनंत प्रदेश कहकर उसके अनंत भेद खड़े कर दिए। ये तुम्हारा कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो सर्वगत हो वह निरंश ही हो, ऐसा कोई नियम तो है नहीं। क्या कि जो सब जगह व्याप्त हो वो निरंश ही होगा, ऐसा कोई नियम तो नहीं है। जैसे परमाणु असर्वगत है, माने सब जगह फैला हुआ नहीं है, फिर भी निरंश है, क्योंकि परमाणु ध्यान तो एक रखा प्रदेश ही है। उसके के और ऊपर कुछ और ध्यान रखा। क्या? हाँ, जो सर्वगत बड़े वस्त्र को मीटर से नापने पर वह अनेकों मीटर भी कहा जाता है। माने वस्त्र तो अखंड है, एक है, लेकिन हम जैसे कहते 20 मीटर है, तो उसमें 20 अलग अलग मीटर तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन मीटरों की अंश कल्पना तो है। इस प्रकार एक ही वस्त्र अंश सहित भी है और निरंश भी है। एक अखंड वस्त्र की अपेक्षा निरंश है और अनेक मीटर लंबाई की अपेक्षा अंश युक्त है। एक ही वस्त्र के पृथक पृथक स्थानों पर पृथक पृथक वस्तुएं रखकर उन्हें पृथक पृथक देखने पर वह वस्त्र पृथक पृथक अनेक रूप दिखाई देता है। जैसे आकाश तो एक अखंड है, लेकिन वहां घट रखा हो तो उसको कहेंगे घटाकाश, पट रखा हो तो पटाकाश। ठीक है ना, जैसे विश्वासनगर का क्षेत्र है, कोई कैलाश नगर का क्षेत्र, कोई शास्त्री पार्क का क्षेत्र, कोई मौजपुर का है। तो अब देखा जाए तो इस प्रकार देखे तो उसमें कितने सारे अंश दिखेंगे। वो अखंड है आकाश, फिर भी उसमें ऐसे खंड भी दिखाई देते हैं। उसी प्रकार सर्वगत आकाश को भी अविभागी पुद्गल परमाणु से नापने पर ही आकाश द्रव्य के अनंत अंश हुए। ये गांव है, इसके आगे नगर बसा है, फिर कोट है, बावड़ी है, ऐसे अनेक प्रकार से क्षेत्र का विभाग प्रत्यक्ष दिखाई देता है। एक अखंड आकाश में भी अंश कल्पना करना उचित है। यदि द्रव्य में अंश का सर्वथा अभाव मानेंगे तो घट का आकाश ही सब वस्तुओं का आकाश सिद्ध होगा। तो अंश भेद तो मानना पड़ेगा, नहीं तो जो यहाँ का आकाश है वो यहाँ का आकाश नहीं है, ये कैसे सिद्ध करेंगे? वो तभी सिद्ध कर सकते हैं जब यहाँ का आकाश उस आकाश से भिन्न हो। माने भिन्न नहीं मानोगे, अंश भेद नहीं मानोगे, तो जो यहाँ का आकाश है वही सब जगह का आकाश होगा। भैया ये इस वजह से कह रहे हो आप क्योंकि सभी द्रव्यों में अवगाहनत्व गुण है? नहीं, इस अपेक्षा नहीं कह रहे, हम तो अभी आकाश की बात कर रहे हैं। जैसे आकाश अनंत प्रदेशी कहा, अब वो है तो अखंड एक, फिर आपने उसे अनंत प्रदेश वाला कहकर
उसमें भेद कैसे खड़े किए, कोई वो अलग भेद रूप तो है नहीं। तो उस बात के लिए समझाया कि वो अभेद भी है और उसमें भेद भी है। अगर सर्वथा अभेद होता तो जो घट का आकाश क्षेत्र है वही पट का आकाश क्षेत्र होता, लेकिन जो घट का आकाश क्षेत्र है वो पट के आकाश क्षेत्र से न्यारा है। इस अपेक्षा उनमें भेद भी सिद्ध होता है। ऐसे तो भैया आत्मा भी असंख्य प्रदेशी है, पुद्गल भी असंख्य प्रदेशी है, तो उस वो भी ऐसे देखो तो ऐसा है उसको ना, भी कहेगा। लेकिन वो सर्वगत नहीं है। आकाश द्रव्य तो अच्छा, सर्वगत है, माने कोई ऐसी जगह सर्व, ही नहीं है जहां वो ना हो, ठीक है और ठीक वो है। एक है। जीव तो अनंत होते हैं, पुद्गल अनंता अनंत होते हैं। तो उसका प्रश्न हम्म, ये था कि इसमें ऐसे अंश कैसे बनेंगे। तो हम कह रहे हैं भैया ठीक। सर्वथा निरंश भी नहीं मानना, क्योंकि फिर तो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले, जैसे देखो नीचे दिया है, यदि आकाश द्रव्य में अंश का सर्वथा अभाव मानेंगे तो घट का आकाश ही सभी वस्तुओं का आकाश सिद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात, अंशी अंशों के बिना बनता ही नहीं। अंश, इसका मतलब ये नहीं कि हमने अलग अलग अंश जोड़ जोड़ के अंशी बनाया है, जोड़ जोड़ के नहीं, है तो अखंड। लेकिन उसमें अगर हम एक परमाणु की अपेक्षा नाप नाप कर काउंट करें तो उसमें असंख्यात प्रदेश बनते हैं कि अनंत प्रदेश। पहले किसी क्षेत्र में गाय आदि पशु बैठे थे, बाद में वे अन्यत्र चले गए, ये कहना भी नहीं बन सकेगा अगर अंश भेद नहीं मानोगे तो। इस प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले पृथक पृथक स्थानों संबंधी सभी व्यवहारों का लोप हो जाएगा, इसलिए इसमें अनंत प्रदेशों की कल्पना उचित है। तो इसलिए हाँ, देखें। मतलब तो कैसे लगेगी, मतलब फिर ये कैसे कहा जाएगा कि भाई हम यहाँ से उठ के ऑफिस चले गए, सही बात। कमरे से उठ के रसोई ले गए, है ना, यही कहना चाह रहे हैं ना, राइट। कि फिर भेद कैसे करेंगे हम, फिर तो वो एक ही चीज हो, तो कमरा ही हो गया पूरा, या हाँ, रसोई ही हो गई सब। ठीक सही। है। इस प्रकार द्रव्यार्थिक नय से आकाश द्रव्य एक निरंश है, क्योंकि द्रव्य तो एक अखंड है इसलिए निरंश है। लेकिन पर्याय आर्थिक नय से वही आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, ऐसा जानना। अब पुद्गल द्रव्य के प्रदेशों की संख्या, संख्येया संख्येयाश्च पुद्गला नाम। संख्ये माने संख्यात, असंख्ये असंख्यात च। अब ये जो च लगाया है, ये पीछे वाले सूत्र में आइए क्या था, अनंता था ना, आकाशस्य अनंता। तो चा से वहां वाला अनंत पकड़ लिया। तो पुद्गल कैसे हैं, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज। मैं पढ़ू क्या? पढ़िए पढ़िए। पुद्गल के संख्यात असंख्यात, पुद्गल के संख्यात असंख्यात और अनंत है। यहाँ च पद द्वारा पिछले सूत्र से अनंत और प्रदेश पद का संग्रह करना है। इससे सूत्र का अर्थ हुआ कि पुद्गल द्रव्य के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश है। यद्यपि शुद्ध पुद्गल द्रव्य एक अविभागी परमाणु है, परंतु उसमें मिलने बिछुड़ने की शक्ति होने से कोई पुद्गल दो आदि परमाणुओं के स्कंध बन जाते हैं। वे उपचार से संख्यात प्रदेशी हैं। इसी प्रकार असंख्यात और अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंध क्रमशः असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। हाँ जी, अब मेरा प्रश्न है, जो एक पुद्गल है, ठीक है, एक शुद्ध पुद्गल है या पुद्गल द्रव्य है, वो कितने प्रदेशी है। मतलब एक एक प्रदेशी परमाणु अणु। हुआ ना, एक परमाणु था। ठीक है, जब हम कहेंगे द्रव्य की बात, पुद्गल द्रव्य की, तो वो निश्चय से तो एक प्रदेशी है। लेकिन जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो वो पुद्गल द्रव्य नहीं है, वो उसकी स्कंद रूप पर्याय है। ठीक है ना। तो वो पर्याय की अपेक्षा उसके संख्यात असंख्यात अनंत भेद बनते हैं। और पुद्गल द्रव्य मतलब एक पुद्गल अविभागी परमाणु
वो पुद्गल द्रव्य है, तो वो एक प्रदेशी है। तो इसलिए कहा उपचार से, क्योंकि इसमें मिलने बिछुड़ने की योग्यता है। दो या दो से अधिक पुद्गल परमाणु आपस में मिलकर बड़ा स्कंद बना लेते हैं, टूटकर छोटा स्कंद बना लेते हैं। तो इस अपेक्षा संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी कहा उपचार से। ठीक है, वे उपचार से संख्यात प्रदेशी असंख्यात अनंत प्रदेशी। चलिए पढ़िए प्रश्न। प्रश्न, लोग तो असंख्यात प्रदेशी ही है, उसमें अनंत पुद्गल परमाणुओं के स्कंद कैसे रह सकेंगे? प्रश्न समझ में आ उत्तर, गया? देखो, पूरा लोकाकाश तो है असंख्यात प्रदेशी, और आपने पुद्गल को कहा कि अनंत प्रदेशी भी होते हैं। तो असंख्यात प्रदेशों में अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे आएंगे? प्रश्न समझ में आ गया सबको? चलिए उत्तर पढ़िए। पदार्थों के सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन शक्ति के योग से यहाँ यह दोष नहीं है। पुद्गल द्रव्य में सूक्ष्म रूप परिणमन करने की शक्ति और आकाश में अवगाहन शक्ति के कारण उसके एक एक प्रदेश में भी अनंत अनंत पुद्गल परमाणु रहते हैं, इसमें कुछ विरोध नहीं है। हाँ जी, ये बात समझ लीजिए। एक तो पुद्गलों में सूक्ष्म परिणमन की शक्ति है, उनका सूक्ष्म रूप परिणमन होता है। दूसरे, आकाश में अवगाहना शक्ति है, जिसके कारण आकाश के एक प्रदेश पर अनंत पुद्गल परमाणु आ सकते हैं। समझ में आया? जितने समस्त लोकाकाश में परमाणु आते हैं, उन सारे परमाणुओं को एक आकाश का प्रदेश भी स्थान दे सकता है। वो सारे के सारे एक आकाश के प्रदेश में भी आ सकते हैं। भैया इसको लास्टिक की वो एग्जाम्पल दिया जा सकता है ना, जैसे लास्टिक को खींचो बहुत सारी मतलब कितनी सारी जगह ले लेगी, और वो छोड़ दो नॉर्मल तो एक ही पॉइंट पे कितने सारे परमाणु आ गए उसके। जी, दे सकते हैं, इससे एग्जाम्पल से समझा सकते हैं ऐसा, क्योंकि वो संगठित हो गए तो कम प्रदेशों में आ गए, फैल गए तो ज्यादा प्रदेशों में, जैसे रुई। ठीक है। अथवा भैया अभी आपने जो बात बोली थी, तो मतलब आकाश के एक प्रदेश पे जितने पुद्गल परमाणु हैं पूरे लोक में वो आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, उसमें ऐसी अवगाहना शक्ति है। माने वो एक पुद्गल, आकाश का एक प्रदेश समस्त पुद्गलों को अवकाश देने में समर्थ है। ऐसी मूल गाथा भी है। ठीक है, शायद द्रव्य संग्रह की गाथा है। चलिए। अथवा अल्प आधार में बहुत द्रव्य नहीं रह पाते, ऐसा कोई एकांत नहीं है, क्योंकि प्रचय की विशेषता से अल्प क्षेत्र में भी बहुत पुद्गलों का अवस्थान देखा जाता है। प्रचय माने होता है समुदाय, समूह। जैसे रुई है, अब वो रुई इतनी सारी फैली हुई थी, आपने उसे थोड़ा सा गीला करके समेट लिया तो जेब में ही आ गई। ठीक है ना? तो प्रचय माने क्या होता है? उसका समूह या उसका एक संगठन करने पर अल्प क्षेत्र में भी बहुत पुद्गलों का अवस्थान देखा जाता है। जैसे पढ़िए। जैसे चंपा की एक कली में बहुत सुगंध रूप सूक्ष्म परमाणु स्थित हैं। वे जब फूल की बॉडी से बाहर निकलते हैं तो उसकी समस्त दिशाएं सुगंधित हो जाती हैं। केतकी के छोटे से फूल में भी सुगंधमयी बहुत परमाणु रहते हैं। गीली लकड़ी में इतने पुद्गल परमाणु होते हैं कि उसे अग्नि से दग्ध करने पर वे परमाणु धूम रूप हो बहुत दूर पर्यंत आकाश में फैल जाते हैं। देखिए, जैसे एक बूंद सेंट है, वो दिख तो एक बूंद रहा है, लेकिन वो एक बूंद सेंट कितने बड़े क्षेत्र पे खुशबू फैलाने में समर्थ है। तो उसमें बहुत सारे पुद्गल परमाणु हैं। चलिए आगे बढ़िए। कंडेंस्ड हाँ, फॉर्म कह सकते हैं ना। बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म है। इस प्रकार आकाश में अवगाहन शक्ति और जीव पुद्गल द्रव्यों में सूक्ष्म परिणमन शक्ति होने से
एक ही आकाश प्रदेश में भी अनंत अनंत पुद्गल परमाणु रह लेते हैं। अब आचार्य ऐसा कहते हैं कि पिछले सूत्र में पुद्गला नाम यह सामान्य पद होने से अविभागी परमाणु के भी बहुप्रदेश बने का प्रसंग आता है। उसका निषेध करने के लिए यहाँ सूत्र बताते हैं। देखिए, नाणु जो पिछला सूत्र था वहां उन्होंने कहा था संख्य असंख्य आश्च पुद्गला नाम। इसमें तो इन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा था कि जो एक परमाणु है उसके असंख्यात अनंत प्रदेश नहीं होंगे। उन्होंने तो सामान्य से कह दिया था पुद्गल संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। आप ऐसा क्यों कहते हो कि परमाणु के नहीं होते? तो कोई गलत ना समझ ले, उसका निषेध करने के लिए अगला सूत्र कहा नाणो, न अणु। ठीक है, सबसे छोटा सूत्र है मेरे ख्याल से पूरे तत्वार्थ सूत्र का। कितना छोटा सूत्र है? नाणो। ये भी न अणु, न माने नहीं होते, अणु के नहीं होते क्या? जो पीछे कहे संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश, क्योंकि अणु तो एक प्रदेशी है और एक प्रदेशी को अप्रदेशी भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं अणु के प्रदेश नहीं है। पढ़िए। न नहीं अणु परमाणु के जिसके मात्र एक ही प्रदेश है, बहुप्रदेशत्व का अभाव है, वह परमाणु है, इसीलिए इसे अप्रदेशी भी कहते हैं। अथवा अणु के प्रदेश नहीं है, ऐसा सामान्य कथन होने से भी इसके अप्रदेशीपना जानना। पढ़िए आगे। प्रश्न, परमाणु के प्रदेश क्यों नहीं है? उत्तर, जैसे आकाश के एक प्रदेश में भेद का अभाव होने से वह अप्रदेशी है, उसी प्रकार अणु के भी एक प्रदेश मात्र होने से बहुप्रदेश संबंधी भेद का अभाव होने के कारण वह अप्रदेशी है। परमाणु को छोड़कर इससे छोटा और कोई अन्य सूक्ष्म पदार्थ नहीं है, अतः इसमें प्रदेश भेद का अभाव है। इससे छोटा कोई और हो तो उससे इसमें भेद करें। इस प्रकार परमाणु स्वयं ही अप्रदेशी है। देखिए, प्रदेश सबसे छोटा होता है, परमाणु सबसे छोटा है, उसमें और छोटे विभाग नहीं बन सकते क्योंकि उससे छोटा कोई द्रव्य है ही नहीं अवगाहना में। अगर उससे छोटा कोई द्रव्य होता तो हम उस परमाणु में भी भेद खड़े कर सकते थे। जैसे मान लो इसका नाम प्रदेशी है, उसका नाम मान लो उसका नाम होता विशेषी, तो हम कहते 10 विशेषी है, अगर उससे भी छोटी अवगाहना की कोई चीज होती। लेकिन सबसे सूक्ष्म अवगाहना एक पुद्गल परमाणु की है, उससे छोटा कोई भेद बनता नहीं है, इसलिए उसको अप्रदेशी कहा। प्रदेशी तो उसको कहते हैं जिसमें बहुत प्रदेश हो, जिसमें कोई और भेद बन सके। ठीक है, इसलिए उसको अप्रदेशी भी कहते हैं। और आपको एक बार और बताया था कि एक अकेले की काउंटिंग ही नहीं होती, एक से ज्यादा हो तब हम उसको कहते कि वो 2 प्रदेशी है, 4 प्रदेशी है। एक प्रदेशी तो एक तो होगा, इसको क्या कहना है एक प्रदेशी है। हाँ, आपने बताया था कि जैन गणित में एक से गिनती नहीं होती, क्योंकि एक को एक से गुणा करो तो एक आता है, एक को एक से भाग करो तो एक आता हाँ, है। और तो एक को गिनने की जैन गणित जरूरत भी नहीं होती। एक व्यक्ति आया तो कोई कहेगा गिन लो भैया जरा, गिन लो। जब एक से ज्यादा होंगे तब गिनती की जरूरत पड़ती है। सही बात है। यहाँ तक जैसे जो बुक्स होती हैं या मानो हम फाइल वगैरह बनाते हैं ना, तो जो पहला पेज है उस पे हमें एक नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर एक अकेला है तो उस पे क्या एक नंबर लिखे। जब एक से ज्यादा पेपर होते हैं ना, तब हमें नंबरिंग की जरूरत होती है। और कई जगह तो पहले नंबर पे नंबर नहीं डालते, एक सीधा 2 से स्टार्ट करते हैं, पहले पे नंबर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला ही पेज है, फाइल खोलिए उसको पता ही है कि पहला ही पेज है, इसको क्या गिनूं। अब बीच का कोई पेज खोलते हैं तो वहां हमें जानना जरूरी है कि कौन से नंबर का पेज है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि इसीलिए गणना 2 से प्रारंभ होती है, एक अकेले को गिना नहीं जाता। चलिए। प्रश्न, यदि परमाणु अप्रदेशी है तो उसका एक भी प्रदेश नहीं होना चाहिए,
उत्तर, एक प्रदेश भी नहीं हो तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा, परंतु परमाणु स्वयं एक द्रव्य है, अतः उसे एक प्रदेशी मानना उचित है, क्योंकि बिना प्रदेश यह क्षेत्र की वस्तु नहीं होती है। ठीक है, आगे पढ़िए। प्रश्न, परमाणु के आदि मध्य अंतपना है कि नहीं? यदि है तो उसे भी बहुप्रदेशी पने का प्रसंग आता है, और यदि नहीं है तो गधे के सींग समान उसका अभाव होने के कारण प्रदेश के अभाव का भी प्रसंग आएगा। देखो, ये बड़ा सूक्ष्म प्रश्न है। वो क्या कह रहे हैं कि जैसे जो प्रदेश है उसका आदि मध्य अंत तो होगा, तो उसमें भी भेद तो बन जाएंगे फिर। माने अगर एक प्रदेश परमाणु है, उसका आदि भी होगा, मध्य भी होगा, अंत भी होगा। ठीक है, अगर उसमें आदि मध्य अंत है तो उसके हम और विभाजन कर सकते हैं कि आदि का प्रदेश, ये मध्य का क्षेत्र, ये अंत का क्षेत्र। ठीक है, और अगर आदि मध्य अंत नहीं है तो इसका मतलब उसकी सत्ता ही नहीं है। समाधान, जैसे केवली भगवान के ज्ञान में आदि मध्य अंतपना नहीं होने पर भी उसका अस्तित्व है, उसी प्रकार परमाणु में भी आदि मध्य अंतपना नहीं होने पर भी उसका अस्तित्व है। इससे परमाणु के बहुप्रदेशीपना भी नहीं आता है और उसका अभाव भी नहीं होता है। देखिए, केवल ज्ञान का उदाहरण दिया कि केवल ज्ञान का कोई आदि मध्य अंत नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी सत्ता है। उसी प्रकार जो परमाणु है उसका आदि मध्य अंत ना होने पर भी उसका अस्तित्व है। तो मेन बात भैया इसे ऐसे बताइए। भी कह सकते हैं, किसी का एक ही बच्चा है तो उसका ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, पर वो तो है। है, राइट, तो ऐसे कह सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो परमाणु में बहुप्रदेशीपना नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी सत्ता है। चलिए, अब धर्मादि द्रव्यों का आधार कि धर्म आकाश आदि, ये काल आदि द्रव्य किसके आधार से रहते हैं? लोकाकाशे वगाह, लोकाकाश के अवगाह, अवगाह माने उनका स्थान है, वो रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आकाश के जिस क्षेत्र में ये छहों द्रव्य पाए पाए जाते हैं वो आकाश का लोकाकाश है। ठीक है, उसका नाम क्या है? लोकाकाश। पढ़िए। अनंतानंत आकाश के मध्य 343 घन राजु प्रमाण तीन लोक की रचना लोकाकाश है। इसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये 6 द्रव्य रहते हैं। इसके बाहर मात्र आकाश है। इतनी बात सबको क्लियर होगी? ठीक है, अनंत अनंत आकाश है, उसके बिल्कुल मध्य में 343 घन राजू, जिसको हम तीन लोक कहते हैं, वो तीन लोक की रचना है। एक्चुअल में कोई ऐसा नहीं है कि मिट्टी की, सीमेंट की, किसी चीज की बनी। ठीक है, लेकिन जीव जहां जितने क्षेत्र में पाए जाते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आदि, वो उतना क्षेत्र क्या कहलाया? लोकाकाश। ठीक है, और वो सब तरफ से वात वलयों से वेष्टित है, और उसके बाहर अनंत अलोकाकाश है। अच्छा, ये बताइए, वात वलय लोकाकाश के बाहर हैं कि लोकाकाश के अंदर? अंदर। अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर बाहर क्योंकि माने तो क्या आपत्ति आएगी? वे तो वायु जीव ही स्वयं पाए जाएंगे। हाँ, फिर अलोकाकाश में जीव पाए गए, पुद्गल भी पाए गए, क्योंकि उनका शरीर पुद्गल है, वायु का इक्का। ठीक है। प्रश्न। भैया बीच बीच में धर्मा देखते रहते हैं तो नहीं गए। हाँ, धर्मादि लोकाकाश के आधार से है। आकाश किसके आधार पर है? देखो, अभी हमने बताया कि धर्म आदिक, धर्म धर्म आदिक, ये तो लोकाकाश के आधार से रहते हैं, लेकिन वो लोकाकाश किसके आधार से रहता है? ठीक है, उत्तर। आकाश स्वयं के आधार पर है।
इसका अन्य कोई द्रव्य आधार नहीं है, क्योंकि आकाश द्रव्य सबसे बड़ा है। उससे अधिक परिमाण वाला अन्य कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिसके आधार पर आकाश रहे। लोक के सभी ओर अंत रहित मात्र आकाश द्रव्य ही है, अतः वह स्वयं के आधार पर है। उसे देखिए, स्वयं के आधार वो हो सकता है कि जो उससे बड़ा हो, या फिर नीचे उसको आधार दे सके, लेकिन आकाश के नीचे कुछ है ही नहीं, आकाश ही आकाश है, और आकाश अनंत है, उसका कहीं अंत तो है नहीं। अगर उसका अंत होता तो उसके बाद कोई और चीज होती, है ना, तब तो उसको आधार दे सकती थी। माने आप लंबाई में देखे, चौड़ाई में देखे, गहराई में देखे, ठीक है, आकाश के आगे कुछ नहीं है, आकाश ही आकाश है। आकाश के नीचे कुछ नहीं है, आकाश ही आकाश है। समझ में आया? तो अब आकाश को कौन आधार दे? आधार हमेशा वो दे सकता है जो उससे विशाल हो, उससे विस्तृत हो। लेकिन आकाश द्रव्य से विस्तृत और विशाल अन्य कोई द्रव्य नहीं है। इसलिए आकाश को तो आप अन्यों का आधार कह सकते हो उपचार से, ठीक है। वास्तव में तो सभी अपने अपने आधार से रहते हैं, आकाश के आधार से रहते हैं, ये कहना उपचार है। लेकिन आकाश के लिए तो कोई और उपचार से भी आधार नहीं बन सकता। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे हम बैठे तो हैं। भैया मतलब अनंत आकाश में ऐसे बीच में टंगे हुए हैं, मतलब हम ऐसे बीचों बीच। हाँ, आप ऐसा कह लो, टंगे हो। और क्या, ऐसे बीच हाँ, में ऐसे तैरते हैं सारे हम। नहीं, हम टंगे हुए क्या है, हम और आप तो ना इसके आधार से हैं, पृथ्वी आदि के आधार से हैं। लेकिन जो विमान है वो टंगे हुए बात हैं। वाला धनोदरी बात वाला वो टंगी हुई है बीच हाँ, में। वो तो एक्चुअल में सब कुछ सब बीच में है एकदम, सब तरफ अनंत है और उसके बिल्कुल मध्य में है। एक प्रश्न और आता है, जब आकाश का कोई लिमिट ही नहीं है, अनंत है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि इसके बिल्कुल मध्य में है? बिल्कुल मध्य तो आप सही तभी बात। निकाल सकते हो जब आपको उसका अंत पता हो, है ना। सही बात है। तो ये भी केवल ज्ञान गम में है, फिर भी एक अनंत के ज्ञान में आया है कि उसके बिल्कुल मध्य में है। समझ में आया? तो अपने ज्ञान में सही। आने वाली बात नहीं है ये। चलिए। पर आपने एक क्वेश्चन और खड़ा कर दिया हमारे दिमाग में। हाँ, अभी तक नहीं। पढ़िए। उसे स्वयं के आधार पर नहीं मानने से अनवस्था दोष आता है, क्योंकि आकाश किसी अन्य के आधार से, वह अन्य किसी और के आधार से, इस प्रकार कहीं ठहरना नहीं बनेगा। अतः आकाश स्वयं प्रतिष्ठित है। वह स्वयं ही आधार है और स्वयं ही आद्य है। शेष सभी द्रव्य आकाश के आधार से है। अब शिष्य पूछता है कि धर्मादि द्रव्यों का लोक में अवगाह है तो सभी का सामान्य है या उनमें कुछ विशेषता है? इसके उत्तर में विशेषता बताने के लिए सर्वप्रथम लोक में धर्म अधर्म के अवगाह को बताते हैं। देखिए, एक तो ये बताया अनवस्था दोष। अनवस्था दोष को क्या कहते हैं? जैसे मान लो हम तो बैठे हैं चटाई के आधार, ठीक है, चटाई है तखत के आधार, तखत है जमीन के आधार, या अपनी मानो अगर फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, तो उस फ्लोर के आधार, फ्लोर है पिलर के आधार, फिर पिलर है नीचे वाली धरती के आधार, फिर उसके नीचे जो आपकी चित्रा पृथ्वी है, पंख आदि, ठीक है, उनके आधार, फिर वो वात वलय के आधार, ठीक है, फिर वात वलय किसके आधार? आकाश के आधार, फिर आकाश किसके आधार? तो इस प्रकार तो अनवस्था दोष आएगा कि कभी उसका अंत ही नहीं होगा, ठहराव ही नहीं आ पाएगा। और फिर दूसरा रीजन ये था कि आकाश से विशाल और विस्तृत अन्य कोई द्रव्य नहीं है कि जिसके आधार से आकाश रह सके। तो अनवस्था उसे कहते हैं जहां कहीं रुकाव ना आए, कि जैसे किसी ने पूछा कि हमने जो है ना यहाँ घर में रोशनी करने के लिए एक टॉर्च जलाई, ठीक है, घर को देखने के लिए या कोई सामान देखने के लिए टॉर्च जलाई या मोमबत्ती जलाई,
अब उस मोमबत्ती को देखने के लिए दूसरी मोमबत्ती जलानी पड़े, तो फिर उस दूसरी मोमबत्ती को देखने के लिए तीसरी मोमबत्ती, और तीसरी मोमबत्ती को देखने के लिए चौथी मोमबत्ती है, तो अनवस्था दोष आता है। तो वो जो पहली मोमबत्ती है जो आपको सामान दिखा रही है, रास्ता दिखा रही है, वही मोमबत्ती स्वयं को भी दिखा रही है उस प्रकाश में। समझ में आया? तो पर को जानने के लिए तो ज्ञान ने जाना, अब उस ज्ञान को जानने के लिए कोई अन्य ज्ञान नहीं चाहिए, वो स्वयं ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। तो ये तो अनवस्था दोष समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया मोमबत्ती का, कि जिसकी कहीं कोई अवस्था ही नहीं बनेगी। अब आगे शिष्य पूछता है कि जो धर्मादि द्रव्य है, इसका लोक में जो रहना है, अवगाहन है, वो सबका सेम है या कुछ डिफरेंस है उनके रहने में? ठीक है, बात आपको सूत्रों से समझ में आएगी। पहले बता रहे हैं धर्म अधर्म कैसे रहते हैं और जीव कैसे रहता है आकाश में। देखो, धर्म अधर्म तो ऐसे रहते हैं जैसे तिल में तेल, तिल के सारे भागों में वो तेल व्याप्त है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य व्याप्त हैं। कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां धर्म अधर्म ना हो। लेकिन जीव और पुद्गल तो ऐसे नहीं रहते। जीव तो उसमें से थोड़े से क्षेत्र में रहता है, जैसे चींटी के आकार में है तो उसने चींटी जितना क्षेत्र घेरा। ठीक है, चलिए पढ़िए सूत्र नंबर 13। धर्माधर्म्यो कृत्सने। धर्म अधर्म का धर्म अधर्म का संपूर्ण में अवगाह है। पिछले सूत्र से लोकाकाश और अवगाह पद की यहाँ अनुवृत्ति है। जैसे तिल में तेल सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार धर्म और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। यहाँ कृत्सने यह पद समस्त लोक में व्याप्ति दिखाने के लिए है। जैसे घर के एक कोने में घट रहता है, उस प्रकार लोक में धर्म अधर्म द्रव्य नहीं रहते हैं, वरन जैसे तिल में तेल रहता है, उस प्रकार ये दोनों संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त होकर रहते हैं। अच्छा, मेरा प्रश्न है, ये जो लोकाकाश में जो काल द्रव्य रहता है वो किस प्रकार रहता है? यहाँ दो उदाहरण है, उसमें से बताओ किस तरह रहता है। वो रहता तो ऐसे है जैसे घर के कोने में घट रहता है, पर ऐसे है कि घर के मतलब घर में हर जगह घट 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 भरे राइट, पड़े हैं। राइट, ठीक है, ठीक है ना, आप समझ गए दोनों के रहने में फर्क है। एक तिल में तेल की तरह व्याप्त है, एक उसमें सर्वव्यापक तो नहीं है, अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचेगा जहां कालाणु ना रहता हो, है ना। और कालाणु ने घेर लिया, फिर भी वहां अनंत पुद्गल रहते हैं, अनंत जीव रहते हैं, धर्म अधर्म फैले हुए हैं, फिर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ये 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता है। पढ़िए। प्रश्न, क्योंकि लोकाकाश की आपने बताया था कि अगर काल ऐसे रहेगा तिल में तेल की तरह, तो फिर तो वो काल एक गट्ठम सा हो जाएगा, मतलब काल परिवर्तित कैसे होएगा, आपने बताया था जब। उसमें फिर ये था कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो गति होती है उसमें वहां के कालाणु निमित्त होते हैं, इसीलिए काल की पर्याय एक समय होती है। अब वो एक समय की नहीं ठहरेगी फिर, अगर पूरे में ही एक अखंड काल होगा तो वो जो समय है ना उसकी यूनिट वो भी सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि समय किसको बताते हैं? एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से उसके अनंतरवर्ती प्रदेश पर पहुंचने में जितना उसको टाइम लगता है वो एक समय है, और उसमें वहां का कालाणु निमित्त होता है उसके परिणमन में, समय में। ठीक है, समय काल की पर्याय है। आपने ये भी तो बताया था कि काल अगर ऐसे अलग 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 नहीं होगा तो फिर तो सब कुछ स्थिर रह जाएगा, फिर परिवर्तन कैसे होएगा, वर्तना कैसे होगी, ऐसा भी तो कुछ बताया था आपने। अब पता नहीं वो प्रकरण में आएगा, वहां किसमें, इसी में आया था शायद पहले। ये तो मुझे नहीं पता किस समय। पर हाँ, आपने ये बात बताई से समझ में आई थी बात कि भाई काल
अलग 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 कालाणु ना हो तो फिर जो चीज जैसी है वो तो बस वैसी ही रह जाएगी। वो अलग कैसे होएगी? मतलब जैसे मेरी उंगली यहाँ है और पूरा काल एक ही है, तो वो उंगली यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसका एक काल का वर्तना हाँ, लक्षण उसका उसका परिणमन नहीं होगा फिर। परिणमन नहीं होगा। अच्छा, फिर एक प्रश्न और दें आपको। जैसे लोकाकाश में तो कालाणु है, काल द्रव्य क्या काम करता है कि अन्य द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है। छहों द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है काल द्रव्य। तो यहाँ तो हर एक प्रदेश प्रदेश पर कालाणु है, लेकिन अलोकाकाश में कालाणु तो है नहीं, लेकिन आकाश तो है। हम्म। तो अलोकाकाश में तो और द्रव्य भी नहीं है ना कोई सा? आकाश तो है ना, आकाश तो है। नहीं आई बात समझ में? हाँ भाई मतलब लोक आकाश तो है। आकाश है, बाकी और द्रव्य नहीं है। तो आकाश भी तो एक द्रव्य है, उसमें भी तो परिणमन होता है। तो अब ये बताओ, जो अलोकाकाश में आकाश है, उसमें परिणमन होता है कि नहीं होता? फिर तो नहीं होना चाहिए परिणमन उसमें। अगर परिणमन और नहीं होगा तो वो द्रव्य सिद्ध नहीं होगा। अब ऐसे तो जो सिद्ध और फिर है खंडित भी उनमें तो हो जाएगा, यहाँ का परिणमन करे और वहां का ना करे। हाँ, आकाश तो एक अखंड है ना, आकाश द्रव्य तो एक अखंड है। अब वो कह हाँ रहे ये हो भी बात आप सही आधा है। तो परिणमन कर रहा है अंदर जो है, और बाहर वाला हाँ परिणमन नहीं करेगा, ऐसा कैसे होगा? ये भी बात सही है। देखो इसमें न्याय अब क्या तो दिया, आप ही उदाहरण बताओ दिया। गुरुजी। उदाहरण क्या दिया, द्रव्य संग्रह जी में दिया और पंचास्तिकाय में भी है शायद। जैसे कोई एक बहुत लंबा बांस है, ठीक है, एक बहुत लंबा बांस है, और आधा तो आपके इस कमरे में आ रहा है, आधा दूसरे कमरे में जा रहा है, ठीक है। आपने इस कमरे में से बांस ऐसे हिलाया, तो दूसरे कमरे का भी हिलेगा कि नहीं हिलेगा? क्योंकि बांस एक अखंड है। बात समझ रहे हैं आप? एक हिलेगा। बहुत लंबा बांस लिया, हमने उसे इस तरफ से हिलाया ऐसे, तो दूसरी तरफ का भी हिलेगा कि नहीं हिलेगा? हिलेगा ना ऐसे? हिलेगा। हिलेगा। अब हिलाया तो सिर्फ यहाँ का था, लेकिन वहां का भी हिल रहा है क्योंकि वो एक अखंड है बांस। हम्म। उसी प्रकार ये जो आकाश है वो तो अखंड है। क्या कहा? हम्म। आकाश द्रव्य तो अखंड है, चाहे वो लोक में है चाहे अलोक में है। ठीक है। ठीक है। अब लोकाकाश में कालाणु है, अब वो काल द्रव्य के कारण जब उसका परिणमन हो रहा है, तो वस्तु तो पूरी अखंड है। माने जैसे वो हाँ बांस वो की तो तरह आकाश तो पूरा अखंड है। वो तो अभी पीछे भी आपने बताया ना कि भाई आकाश तो आकाश की तरह, कपड़ा तो कपड़ा पने से तो कपड़ा पड़ा है। वो तो उसके अंदर यहाँ कुछ चीज रख दी कुछ चीज रख दी, उससे हमने विभाग कर दिए, कपड़ा हाँ तो बिल्कुल पूरा था ऐसे वो ही। तो। तो क्या? इसलिए जो यहाँ वाले कालाणु उसके परिणमन में निमित्त होते हैं ना, तो वो यहाँ का परिणमन हुआ, तो वहां का जो आकाश है उन सब में ही हुआ, क्योंकि आकाश एक अखंड है। थोड़ा सोचना, फिर नहीं समझ में आए तो कल फिर डिस्कस करेंगे, अभी शायद समय होने वाला होगा। समय हो गया ऐसा तो अभी। फिर वहां धर्म भी हो जाएगा, ऐसा तो फिर वहां अधर्म द्रव्य भी हो जाएगा। कैसे? जैसे आकाश में तो गमन होता ही काल। नहीं ना, आकाश द्रव्य तो सब में व्याप्त है, वो कहाँ गमन करेगा? गमन करती है छोटी चीज, उसके लिए स्पेस हो, लेकिन वो तो खुद स्पेस है, सब जगह सर्वव्यापक है। वो कहाँ हलन चलन करेगा, कहाँ गमन करेगा? सही बात है। तो अच्छा है, सही है। विचार कीजिए।